प्यास लगने पर वो स्कूल के नल या मटके से खुद पानी तक नहीं पी सकते थे। टीचर्स उन पर ध्यान नहीं देते थे और कोई उनकी किताब को छूता नहीं था। जैसे ही उसे भीमराव की कास्ट का पता चलता है, तुरंत उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसलिए भीमराव ये फैसला करते हैं कि अब वो पढ़ाई के जरिए खुद को इतना बड़ा बना लेंगे। यहाँ आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई भी इंसान भेदभाव नहीं कर रहा था इनके साथ। भीमराव अम्बेडकर और हजारों लोग जो थे, ये छावदार टैंक तक पहुंच जाते हैं। सारे दलित लोग मिलकर वहां से पानी पीते हैं। तो देखिए, साल 1891 करीब का वक्त था, जब मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन महू, जो कि इस समय एक मिलिट्री कंटेनमेंट हुआ करता था, जिसे आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो इस महू टाउन में रामजी सकपाल नाम का आदमी अपनी पत्नी और 13 बच्चों के साथ रहता था। अब ये रामजी सकपाल जो थे, ये उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, जहाँ ये एक सिपाही की पोस्ट पे थे। अब उस वक्त का जो टाइम था, तब देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी पीक पे था और रामजी सकपाल जो थे, ये महर जाति यानी दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। तो शुरू से ही इन्हें जातिवाद और भेदभाव का बहुत सामना करना पड़ता था। और फिर 14 अप्रैल 1891 को रामजी सकपाल और इनकी पत्नी भीमाबाई को उनकी 14वीं और आखिरी संतान होती है, जिसका नाम पड़ता है भीमराव सकपाल। तो भीमराव जो थे, ये अपने माँ बाप की 14वीं और आखिरी संतान थे। हालांकि समय के साथ साथ इनके 9 भाई बहन जो थे, ये गुजर जाते हैं और 14 में से सिर्फ 5 भाई बहन ही सर्वाइव कर पाते हैं, जिसमें भीमराव को मिलाकर ये 3 भाई और 2 बहनें थी। और भीमराव की जो फैमिली थी, ये एक्चुअल में एक मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जहाँ ये महाराष्ट्र के जिले रत्नागिरी, एक छोटे से गांव अंबाड़वे के रहने वाले थे। और इनके पिता रामजी सकपाल की तरह इनके दादा परदादा ये सभी ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते हुए आ रहे थे। और ऐसे ही सालों तक ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करने के बाद रामजी सकपाल जो थे, ये सिपाही की पोस्ट से सूबेदार की पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। और भीमराव के जन्म के 2 साल बाद 1894 में ये रिटायर होकर अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के दबोली में रहने के लिए चले जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद ये सतारा शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद रामजी सकपाल को जो सरकारी पेंशन मिल रही थी, उसमें इनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद भीमराव और उनका परिवार वो तो सतारा में रहता है, लेकिन उनके पिता रामजी सकपाल जो थे, ये गुड़गांव चले जाते हैं काम करने के लिए, जहां वो एक कैशियर की जॉब करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, वो भीमराव और उनके परिवार दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल समय था। क्योंकि होता क्या है कि सतारा आने के बाद जब भीमराव 6 साल के थे, तो बीमारी के चलते इनकी माँ भीमाबाई जो थी, उनका देहांत हो जाता है। जिसके कुछ साल बाद जब भीमराव 10 साल के होते हैं, तो उनके पिता रामजी सकपाल ये दूसरी शादी कर लेते हैं, जिससे भीमराव खुश नहीं थे। जिसके बाद होता ये है कि भीमराव और उनके भाई बहन ये अपनी बुआ मीराबाई के साथ रहने लगते हैं। हालांकि रामजी सकपाल जो थे, ये अपने पिता के फर्ज से पीछे नहीं हटे थे और वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी सीरियस थे। खासकर भीमराव और उनकी शिक्षा को लेकर उन्होंने पूरा समर्थन दिया था। लेकिन अपने पिता की दूसरी शादी से भीमराव इतना ज़्यादा नाराज थे कि ये घर छोड़कर भागने का फैसला कर लेते हैं। और उस वक्त इनके कुछ जानने वाले थे जो कि बॉम्बे की मिल में काम करते थे। तो भीमराव भी बॉम्बे जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बॉम्बे तक जाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो फिर एक रात वो अपनी बुआ मीराबाई के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश करते हैं और लगातार 3 रातों तक कोशिश करने के बाद जब बुआ का पर्स उनके हाथ लगता है, तो उसमें से सिर्फ आधा आना निकलता है, जिसे देखकर भीमराव अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो मन लगाकर अब पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के ज़रिए ही अपने आने वाली हर समस्या से लड़ेंगे। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका अभी तक तो भीमराव को कोई अंदाज़ा नहीं था, पर इनका जो समाज था वो सालों से इसका सामना करते हुए आ रहा था और आगे चलकर यही चीज़ भीमराव के पैरों में बेड़िया बनने वाली थी, और वो थी इनकी कास्ट। तो अब कास्ट की बात करें तो भीमराव जो है, ये महर जाति में पैदा हुए थे। और महर से आप ना समझ पाए तो दलित कास्ट से आपने ज़रूर जानते होंगे। और उस वक्त के समाज में इन्हें अछूत माना जाता था और निचले दर्जे का बताया जाता था, जहां लोग इनके साथ हद से ज़्यादा सामाजिक भेदभाव करते थे। अब क्योंकि भीमराव के पिता ब्रिटिश आर्मी में थे, जिसकी वजह से इनके पास ये परमिशन थी कि ये भी बाकी बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ सकते थे।
और ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज था भीमराव के पास उस वक्त, क्योंकि उस दौर में ये लाखों बच्चों के लिए एक सपने जैसा था जो कि निचली कास्ट से बिलोंग करते थे। अब क्योंकि भीमराव ओरिजिनली अम्बाड़वे गांव के रहने वाले थे, तो स्कूल में एडमिशन कराते वक्त इनके पिता करते ये हैं कि इनका नाम भीमराव सकपाल से चेंज कर भीमराव अम्बाड़वेकर करा देते हैं। लेकिन अब स्कूल में एडमिशन होने के बाद भीमराव के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है, क्योंकि महर जाति का होने की वजह से स्कूल में इनके साथ हद से ज़्यादा भेदभाव होने लगा था। जहाँ क्लास में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्हें दरवाजे के पास एक बोरे पर बैठना होता था, और वो बोरा जो था उन्हें वो खुद अपने घर से लाना होता था और खुद ही लेकर भी जाना होता था, क्योंकि कोई भी जो था उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। टीचर्स उन पर ध्यान नहीं देते थे और कोई उनकी किताब को छूता नहीं था। यहाँ तक कि प्यास लगने पर वो स्कूल के नल या मटके से खुद पानी तक नहीं पी सकते थे, और एक चपरासी मटके से पानी लेकर दूर से उनके हाथों पर डालता था और उस पानी को उन्हें पीना होता था। और किसी दिन अगर वो चपरासी भी नहीं आता था तो उस दिन उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता था, जिसके बारे में आगे चलकर भीमराव अपनी एक किताब में भी मेंशन करते हैं, जहाँ वो इस सिचुएशन को नो प्यून नो वाटर कहकर बताते हैं। हालांकि स्कूल में सब लोग इनके साथ इतने बुरे नहीं थे, क्योंकि उसी स्कूल में कृष्णा केशव अम्बेडकर नाम के टीचर भी पढ़ाते थे, जो कि खुद ब्राह्मण कास्ट से थे, फिर भी ये जातिवाद और छुआछूत में बिल्कुल नहीं मानते थे, और ये भीमराव की काबिलियत से बहुत खुश थे। लेकिन भीमराव के साथ जो भेदभाव हो रहा था वो इन्हें पसंद नहीं था। जिसके बाद होता ये है कि कृष्णा केशव अम्बेडकर ये जो टीचर थे ये अपना सरनेम भीमराव को दे देते हैं, ताकि स्कूल में भीमराव को बराबरी का दर्जा मिल सके। और यहाँ से भीमराव का नाम भीमराव अम्बाड़वेकर से चेंज होकर भीमराव अम्बेडकर पड़ जाता है। लेकिन सिर्फ सरनेम को बदलने से उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, और लोगों का बर्ताव उनके लिए पहले जैसा ही था। लेकिन इस पे ध्यान न देकर भीमराव अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे देते हैं, जिसके बाद वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा होशियार हो जाते हैं कि छोटी जाति का होने के बावजूद भी टीचर्स को उनकी काबिलियत माननी पड़ती थी। जिसे देखकर भीमराव के पिता रामजी सकपाल जो है ये फैसला करते हैं कि और अच्छे एजुकेशन के लिए इन्हें भीमराव का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में कराना होगा। जिसके बाद 1897 में भीमराव का परिवार सतारा से बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है, जहां वो उस वक्त बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव का एडमिशन करा देते हैं। और इस स्कूल में भीमराव इकलौते अनटचेबल बच्चे थे, जिसकी वजह से यहाँ भी इन्हें बहुत ज़्यादा छुआछूत का सामना करना पड़ता है। और एक बार ऐसे ही भीमराव को अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गोरेगांव जाना था, जहाँ उन्हें सतारा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मसूर स्टेशन पर पहुँचना था, जिस पर उतरने के बाद 10 माइल्स की दूरी पर गोरेगांव था। तो भीमराव और उनके भाई ये लोग ट्रेन में बैठकर मसूर के लिए निकल पड़ते हैं, और जैसे ही ये वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके पिता जो थे वो इन्हें लेने नहीं आ पाए वहाँ पर। हालांकि उन्होंने स्टेशन पर उनके लिए पैसे भिजवा दिए थे। अब स्टेशन पर ऐसे किसी बच्चों को खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर उनके पास आता है, और क्योंकि उस वक्त भीमराव और उनके भाई जो थे ये उस वक्त नए और साफ कपड़े पहने हुए थे, तो स्टेशन मास्टर इन्हें किसी अपर कास्ट के बच्चे समझकर बात करना स्टार्ट कर देता है। और बातों बातों में जैसे ही उसे भीमराव की कास्ट का पता चलता है तो वो तुरंत उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद भीमराव और उनके भाई बाहर से बैलगाड़ी लेकर गोरेगांव तक जाने का फैसला करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी कि जैसे ही किसी भी बैलगाड़ी वाले को पता चलता कि ये बच्चे निचली जाति के हैं तो कोई भी गाड़ी वाला इन्हें बैठाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत देर बाद एक बैलगाड़ी वाला मानता है, वो भी सिर्फ 2 शर्त पर। एक तो वो पैसे डबल लेगा और दूसरा गाड़ी भी भीमराव को खुद चलानी होगी। जिसके बाद कोई और रास्ता ना होने की वजह से भीमराव और उनके भाइयों को ये बात माननी पड़ती है। लेकिन इस सफ़र में भी जब भीमराव को प्यास लगने लगती है तो कोई भी इन्हें पानी तक पिलाने को तैयार नहीं था। उस समय लोगों की मानसिकता कितनी ज़्यादा ख़राब थी आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस वक्त अगर रास्ते में कोई कुआं भी पड़ रहा था तो लोग उन्हें उस कुएं तक से पानी नहीं निकालने दे रहे थे कि कहीं इनके छूने से कुआं ना गंदा हो जाए। इस बात का भीमराव को इतना ज़्यादा बुरा लगता है, जिसका जिक्र वो आगे चलकर अपनी किताब वेटिंग फॉर वीज़ा में भी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद भीमराव को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनके साथ ये जातिगत भेदभाव बस किसी गांव या शहर तक सीमित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी इंसान को पर्सनली उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लोग उनके साथ तब तक अच्छे से बात करते थे जब तक उन्हें पता ना चल जाता था कि भीमराव निचली जाति से हैं। इसलिए भीमराव ये फैसला करते हैं कि अब वो पढ़ाई के ज़रिए
खुद को इतना बड़ा बना लेंगे कि कोई भी इंसान उनके साथ भेदभाव ना कर सके। जिसके बाद पढ़ाई करते करते कुछ समय बीत जाता है और फिर साल आता है 1906। जब भीमराव करीब 15 साल के होते हैं तो इनकी शादी एक 9 साल की लड़की रमाबाई के साथ हो जाती है। और देखिए, उस समय बाल विवाह होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसके ठीक अगले ही साल 1907 में भीमराव अपनी मैट्रिक्स की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भीमराव को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, जो उनके पिता रामजी सकपाल जो थे उनके अकेले की कमाई से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर भीमराव की पत्नी रमाबाई उनका काफ़ी साथ देती है, जहाँ वो सड़कों पर गोबर के उपले बेचने से लेकर लोगों के घर के काम करने तक सारे काम ट्राई करती हैं। और उन पैसों की मदद से भीमराव एल्फिंस्टोन हाई स्कूल से निकलकर एल्फिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। और जैसे तैसे कर 1912 में ये बीए की डिग्री लेकर अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी कम्युनिटी से यहाँ तक पहुँचने वाले ये पहले इंसान बन जाते हैं। अब डिग्री लेने के बाद नौकरी के लिए भीमराव गुजरात के बड़ौदा में काम करने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद इन्हें एक टेलीग्राम रिसीव होता है जिसके ज़रिए इन्हें पता चलता है कि इनके पिता रामजी सकपाल जो थे उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के लिए वापस भागना पड़ता है। लेकिन इनके पिता की जो तबीयत थी वो कुछ ज़्यादा ही खराब होती है, जिसके बाद 2 फरवरी 1913 को भीमराव के पिता रामजी मलोजी सकपाल का देहांत हो जाता है। अब अपने पिता के गुजरने के बाद भीमराव बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो नौकरी छोड़कर एक बार फिर पढ़ाई में ध्यान देंगे। इसके बाद अब भीमराव विदेश जाकर पढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन विदेश जाने और वहाँ पढ़ने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी उसका इंतजाम करना वो उनके बस के बाहर था। इसलिए भीमराव फिर अपना ये सपना छोड़ने की भी सोचते हैं। लेकिन भीमराव की किस्मत एक चीज में काफी अच्छी थी कि इस वक्त उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। और ऐसे ही किसी वेल विशर की वजह से भीमराव की काबिलियत उस वक्त बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड तक पहुंच जाती है। अब ये महाराजा गायकवाड़ जो थे ये उस वक्त पढ़ने वाले बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे। और भीमराव की काबिलियत देखने के बाद महाराजा गायकवाड़ थर्ड भीमराव को कंडीशन पर 3 साल की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं न्यूयॉर्क में। और कंडीशन ये थी कि पढ़ाई के बाद अगले 10 सालों तक भीमराव को बड़ौदा में रहकर महाराजा गायकवाड़ के लिए काम करना होगा। और भीमराव इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद भीमराव कोलंबिया यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाते हैं न्यूयॉर्क में। और यहाँ आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई भी इंसान भेदभाव नहीं कर रहा था इनके साथ, और ना ही कास्ट की वजह से लोग इन्हें दूर कर रहे थे। जहाँ ये किसी के साथ भी बैठ सकते थे और किसी के साथ भी खाना खा सकते थे। और ऐसे भीमराव को पहली बार इक्वालिटी और फ्रीडम महसूस होती है, और वो इस फ्रीडम का अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ वो दिन में 18 घंटे पढ़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद 1915 में ये अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके अगले साल 1916 में ये अपनी सेकंड मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसे ही आगे चलकर ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी की डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब भीमराव अंबेडकर और आगे पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क से लंदन की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ 1916 में वो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए रजिस्टर करते हैं LSC यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। साथ ही वो ग्रेज इन में भी इनरोल करते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन फिर लैक ऑफ फंड्स की वजह से 1917 में भीमराव अंबेडकर को ना चाहते हुए भी इंडिया वापस आना पड़ता है, क्योंकि बड़ौदा से मिली स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। अब भीमराव अंबेडकर अपना कोर्स तो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंडिया आते वक्त ये अपने साथ काफ़ी सारी किताबें लेकर आने का फैसला करते हैं। पर किस्मत यहाँ भी ख़राब निकलती है, और जिस शिप में इनकी सारी किताबें रखी गई थी वो शिप एक जर्मन सबमरीन से टकराकर डूब जाती है, और भीमराव अंबेडकर को खाली हाथ इंडिया आना पड़ता है। अब शर्त के अनुसार इंडिया वापस आने के बाद भीमराव को महाराजा गायकवाड़ थर्ड के लिए काम करना था, इसलिए उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा मिलिट्री का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब क्योंकि पिछले लगभग 4 सालों से भीमराव अंबेडकर इंडिया से बाहर थे, जहां लोग उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे, जहां लोग उन्हें इक्वल समझते थे और लोग उनकी नॉलेज की तारीफ करते थे, तो उनका मानना था कि इतनी पढ़ाई के बाद अब इंडिया में भी लोग उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और इंडिया वापस आते ही फिर से उनके साथ भेदभाव और छुआछूत शुरू हो जाता है।
दूसरों से ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दफ्तर में कोई भी इंसान उनसे ठीक से बात नहीं करता था। उनके कलीग उनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते थे। इसलिए भीमराव अंबेडकर को बाकी लोगों से एक डिस्टेंस बनाकर बैठना होता था, खासकर अपर कास्ट के लोगों से। यहाँ तक कि दफ्तर का चपरासी भी जो था, जब उसे कोई फाइल देनी होती थी तो वो फाइल हाथ में नहीं रखता था, बल्कि उनकी टेबल पर फेंक कर मारता था, ताकि उस चपरासी को भी उनके पास ना जाना पड़े। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी सिर्फ भीमराव अंबेडकर को ही सरकारी मकान नहीं दिया गया था, जिस वजह से उन्हें किराए का घर ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे ही किसी इंसान को उनकी कास्ट का पता चलता तो कोई भी इंसान उन्हें घर में घुसाने तक को तैयार नहीं था, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अपने रहने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो झूठ बोलकर एक पारसी के घर में रहने लगते हैं, जहाँ वो खुद को भी पारसी ही बताते हैं। तब जाकर उन्हें किराए पर रहने को मिलता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर का ये झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, और लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। और फिर एक दिन जब भीमराव अंबेडकर दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं तो काफ़ी सारे पारसी लोग उनके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, और सबके हाथों में लाठियाँ होती हैं। और जैसे ही वो लोग भीमराव अंबेडकर को देखते हैं तो वो सब गुस्से में उनके पास आते हैं, जहाँ वो लोग उन पर घर को गंदा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि भीमराव अंबेडकर निचली जाति से हैं। इसलिए वो सब उनका बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं, गालियाँ देते हैं और तुरंत घर खाली करके जाने को बोलते हैं। अब ये हादसा उनके मन में सालों तक बैठ जाता है, और वो पूरा दिन भीमराव अंबेडकर बस एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताते हैं, जहाँ वो फैसला करते हैं कि अब वो ये सब भेदभाव और छुआछूत को जड़ से ख़त्म करके मानेंगे। इसलिए वो तुरंत अपनी बड़ौदा की जोर छोड़ देते हैं और दोबारा लंदन जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने का फैसला करते हैं। लेकिन पैसे ना होने के कारण पहले उनके लिए पैसा इकट्ठा करना जरूरी था, इसलिए वो बड़ौदा से बॉम्बे वापस आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद भीमराव अंबेडकर काफ़ी सारे काम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये कभी प्राइवेट ट्यूटर, अकाउंटेंट, यहाँ तक कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को उनकी कास्ट के बारे में पता चलता तो सब उनके साथ काम करना बंद कर देते। जिसके बाद 1918 के समय भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के सिडनेम कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब इनके पढ़ाने के तरीके की वजह से ये स्टूडेंट के बीच पॉपुलर हो जाते हैं, बट स्टिल काफ़ी बच्चे उनके लिखे हुए नोट्स को छूने से कतराते थे, और यहाँ भी उनके साथ के कलीग उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन ये समय आते आते अब भीमराव अंबेडकर का ध्यान पॉलिटिक्स पे आने लगा था, क्योंकि वो ये बात समझ चुके थे कि अगर बराबरी के लिए लड़ना है तो पॉलिटिक्स में तो जाना पड़ेगा। और इसीलिए अब उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स में खुलकर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते 1919 में उन्हें साउथ बोरो कमेटी में सजेशन के लिए इनवाइट किया जाता है, जिसमें उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तैयारी चल रही थी, जहां भीमराव अंबेडकर ये सजेशन देते हैं कि दलित और लोअर कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन होने चाहिए। जिसके बाद 1920 में ये कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज की मदद से मूक नायक नाम से एक मराठी न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में लिखते हैं, जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। लेकिन अब भी जो उनका मन था वो उनकी अधूरी पढ़ाई के पीछे भाग रहा था। इसलिए उसी साल 1920 में ही वो छत्रपति शाहूजी महाराज से लोन लेकर और बाकी अपनी सेविंग्स मिलाकर एक बार फिर लंदन के लिए निकल पड़ते हैं अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहाँ पर ये अपनी एक और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ ही ये अपने DSc की डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में। और ऐसे ही भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उस वक्त डॉक्टर ऑल साइंस की डिग्री लेने वाले पहले और इकलौते इंसान बनते हैं दुनिया में। जिसके बाद ये 1923 में इंडिया वापस आ जाते हैं और बॉम्बे बार में एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन इस बार इंडिया वापस आने के बाद भीमराव अंबेडकर ये बात समझ चुके थे कि अगर उन्हें दलित और बाकी लोअर कास्ट के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाना है तो उन्हें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी कास्ट के लोगों को भी एजुकेट करना होगा। जिसके लिए भीमराव अंबेडकर 1924 में बहिष्कृति हितकर्णी सभा की शुरुआत करते हैं बॉम्बे में, जिसका पर्पस दलित बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना था। इसके अलावा वो हर पब्लिक और पॉलिटिकल गैदरिंग में जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के बीच दलित कास्ट के लीडर बनकर दिखने लगते हैं। और उस समय बॉम्बे की महाड़ म्यूनसिपालिटी में एक छावदार टैंक था, जिसका पानी जो था उसे दलित लोगों को हाथ तक लगाना मना था। जब इस मामले को भीमराव अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाते हैं तो सरकारी तौर पे तो उन्हें परमिशन मिल जाती है पानी लेने की,
लेकिन अपर कास्ट के जो लोग थे वो तब भी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जिसके बाद 1927 में भीमराव अंबेडकर एक जनसभा में अपना भाषण देते हैं, जहाँ वो करते ही है कि वो सारे दलित लोगों को अपने हक के लिए लड़ने को बोलते हैं। जिसके बाद भीमराव अंबेडकर और हजारों लोग जो थे ये छावदार टैंक तक पहुंच जाते हैं और पहली बार ऐसा होता है कि ये सारे दलित लोग मिलकर वहाँ से पानी पीते हैं। लेकिन इस हरकत से अपर कास्ट के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। जिसके बाद वो करते ही हैं कि वो लोग लाठी लेकर आते हैं और दलितों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और अब इस घटना के बाद ये आंदोलन जो था ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और इससे दलित लोगों का भी गुस्सा भड़क उठता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर इतने पर नहीं रुकते हैं और फिर वो देखते हैं कि 1909 के मिंटो मोर्ले एक्ट के चलते मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की अलग से सीट थी जिसपे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करते थे। और अब भीमराव अंबेडकर यही सेम रूल दलितों के लिए भी चाहते थे। इसलिए साल 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उन्होंने साइमन के सामने यही सब डिमांड रखी। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया और ऑलरेडी उस वक्त इंडिया के लोग साइमन कमीशन के खिलाफ थे और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो थे ये फिर भी उसके सपोर्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि देश में उस वक्त काफ़ी लोग इनके भी खिलाफ हो जाते हैं, जिससे उनकी ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड कैंसिल हो जाती है। जिसके बाद 1930 में जब फर्स्ट राउंड टेबल काउंसिल हुई थी तो उसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे और दलित कास्ट से यहाँ तक पहुँचने वाले ये पहले आदमी थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो इस काउंसिल में शामिल होने से मना कर देते हैं क्योंकि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ थे। और देश में उस वक्त जो और बड़े नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी महात्मा गांधी के पक्ष में ज़्यादा रहते थे, तो ये लोग भी इस काउंसिल में नहीं आते हैं। लेकिन अगले ही साल 1931 में जब सेकेंड राउंड टेबल काउंसिल होती है तो इस बार इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे और इस बार भीमराव अंबेडकर जो थे ये सबके सामने एक बार फिर से दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी इस आइडिया के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज आपस में बढ़ जाएगा। लेकिन काउंसिल कमेटी के लोग भीमराव अंबेडकर की बात से सहमत थे, तो महात्मा गांधी के विरोध करने के बावजूद 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड जो थे ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर देते हैं जिसमें लोअर कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। अब भीमराव अंबेडकर के लिए ये काफ़ी बड़ी जीत थी, लेकिन महात्मा गांधी इस बात से इतना ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो यरवाड़ा जेल में भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की तबीयत भी खराब हो जाती है और इसका सारा इल्ज़ाम जो था वो भीमराव अंबेडकर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद लोग इनके पुतले तक जलाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि इन्हें डेथ थ्रेट भी मिलने लगते हैं। जिसके बाद इतने प्रेशर के चलते उन्हें महात्मा गांधी से मिलने जाना ही पड़ता है। लेकिन गांधी जी के ना मानने की वजह से हार मानकर भीमराव अंबेडकर को 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी के साथ समझौता करना पड़ता है, जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें लोअर कास्ट का सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन कैंसिल हो गया था। हालांकि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में लोअर कास्ट की जो 71 सीटें थी उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इस पूना पैक्ट से भीमराव अंबेडकर जो थे ये बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो होता है उससे वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि 1935 में बीमारी के चलते उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो जाता है। जिसके बाद भीमराव अंबेडकर काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। जिसके बाद वो काम करने वाले वर्कर्स और लेबर्स के हक के लिए लड़ते हैं, जिसके चलते ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की शुरुआत करते हैं और 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में ये 15 सीटों से जीत जाते हैं। जिसके बाद उन्हें बॉम्बे के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना जाता है। जिसके बाद 1942 में उन्हें मिनिस्टर ऑफ लेबर बना दिया जाता है, जिसमें भीमराव अंबेडकर करते ये हैं कि ये वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से कम करके 8 घंटे कर देते हैं। और ये आज के टाइम तक भी काफ़ी बड़ा चेंज है और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप ये बात अच्छे से समझते होंगे। इसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो देश को अब एक संविधान की ज़रूरत थी, जिसके चलते 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग चुने गए थे और भीमराव अंबेडकर को उन सबका चेयरमैन बनाया गया था। और अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और सब में से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं, जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं,
ताकि आगे चलकर सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके। साथ ही वो प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर सिस्टम और किसके पास कितनी पावर होगी सबके ऊपर रूल बना देते हैं। और इसी के चलते उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग मिल जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 17 को भी ऐड करते हैं, जिसमें छुआछूत को एक पनिशेबल एक्ट बताया गया है। और इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल और 11 महीने में बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद 26 नवंबर 1949 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अप्रूवल भी मिल जाता है। लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए आज हम इसे एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहो कि भीमराव अम्बेडकर को कानून की कितनी ज़्यादा समझ थी, तो वो आप इस बात से समझ सकते हो कि उनकी मदद से इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ऑलमोस्ट 3 साल लगे थे, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लगे थे। और अब भीमराव अम्बेडकर अपनी पहली पत्नी रमाबाई के गुजरने के कुछ साल बाद 1948 में डॉक्टर शरादा कबीर नाम की एक ब्राह्मण औरत से शादी कर लेते हैं। लेकिन 1948 के टाइम से ही उन्हें सीवियर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से 1954 के टाइम पर वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट रहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगती है, जिसके बाद 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देहांत हो जाता है। जिसके बाद आज तक हम लोग उनकी डेथ एनिवर्सरी को एज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। और अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी नज़र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने सही या गलत थे। और पिछली वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। और अगर उस वीडियो में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं करते करते सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस आपको फ्यूचर में और बेटर देखने को मिलेगा। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।